लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हमें कंट्री को कैसे गवर्न करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन होता है या अनरिटन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आप इंडिया में आओ, कोई फॉरेनर इंडिया में आया और उन्होंने ये बोला कि मुझे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दो, तो आप क्या करोगे? आप उनको एक बुक उठा के दे दोगे, है ना, और आप कहोगे कि यार ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मान लो आप जाते हो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन दो। वो क्या करेंगे? आपको एक बुक नहीं देंगे, वो आपको उसकी जगह एक लाइब्रेरी में लेके चले जाएंगे। आपको बोलेंगे इस लाइब्रेरी में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रखी हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके में क्या है? यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कि जितने भी यूके की पार्लियामेंट में लॉज बन रहे हैं, या तो आज या जो 10 साल पहले बने थे, वो सारे यूके की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आइडियल्स लिखे होते हैं। आइडियल्स मतलब सारी वैल्यूज़, सारी एस्पिरेशंस लोगों की, कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यानी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए जो कि हमारी कंट्री में फॉलो हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स लिखे होते हैं वो सारे, कि हमें कैसे आइडियल्स चाहिए, कि इस तरीके की वैल्यूज़ हमारी कंट्री में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है वो होता है नेचर ऑफ द सोसाइटी, कि हमारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा हो। ठीक है, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में भी जनरली 2 टाइप के आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, या तो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सा चूज़ किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या है वो आगे पढ़ाऊंगी, बट मेन बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी होती है कि जो कंट्री है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा। ठीक है, अगली चीज़ कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लिखी होती है, कि मतलब एक कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, या क्या होगा। इंडिया में क्या है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और क्या है? डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में जो है, उसमें क्या है कि एक कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे बैठकर डिसीजंस लेते हैं कंट्री के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, जो इंडिया में है, जैसे इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो सारे लोग बैठकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इंडिया में क्या होता है कि जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। किस में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार अपनी जो पावर्स है उसको मिसयूज़ कर लेती है। अब इन पावर्स को गवर्नमेंट मिसयूज़ ना करे, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, जो कि गार्ड्स हैं किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। दीज आर द गार्ड्स जो कि सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? गवर्नमेंट की राइट्स को लिमिट करके। तो कुछ गाइडलाइंस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेसेसरी है। फिर है प्रिवेंट टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। टायरनी क्या होता है? अनजस्ट रूल, है ना। अब मान लो एक स्टेट है या एक रीजन है, उसके अंदर 2 रिलीजन्स है, पार्टी ए, रिलीजन ए और रिलीजन बी। ठीक है, रिलीजन ए के लोग उस स्टेट में ज़्यादा रहते हैं तो रिलीजन ए मेजॉरिटी में हो गया, और रिलीजन बी के लोग कम रहते हैं तो रिलीजन बी माइनॉरिटी में हो गया। अब जो रिलीजन ए के पीपल हैं वो रिलीजन बी यानी कि माइनॉरिटी पे क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे। तो माइनॉरिटी को इस मेजॉरिटी के अनजस्ट रूल से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी राइट्स मेंशन्ड है, बहुत सारे लॉज मेंशन्ड है, तो इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल्स तो हमारे लिए ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा रूल बना दिया जो कि हमें लगा हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम खुद को बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? प्रोटेस्ट कर कर, या गवर्नमेंट को बोल कर कि ये रूल मत लेके आओ। तो ये प्रोटेस्ट करने की जो राइट है, ये चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। या कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमें लगता है कि हमें इसे इवॉल्व करना चाहिए, प्रेजेंट जनरेशन के टाइम से हमें उसे चेंज करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और ये चेंज करने की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है कि हमें एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक ही हो। कहने का मतलब ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। जैसे मैं एक नेपाल का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। नेपाल में थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन साथ में मोनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है। मोनार्की मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग या क्वीन है। नेपाल में किंग थे। अब नेपाल में 1990s में स्ट्रगल हुआ डेमोक्रेसी के लिए। तो 1990s में जो नेपाल है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से शिफ्ट कर दिया, किसमें? डेमोक्रेसी में। तो 1990s में यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई नेपाल में। 2002 तक डेमोक्रेसी चलती है नेपाल में। 2002 में क्या होता है, जो वहाँ के किंग होते हैं वो कहते हैं कि इस रीजन की वजह से जो कंट्री है वहाँ पे माओइस्ट अपराइजिंग हो रही है, यानी कि जो लेफ्ट जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, माओइस्ट पीपल, उनकी अपराइजिंग हो रही है, वो कंट्री में वायलेंस कर रहे हैं, इसलिए मैं डेमोक्रेसी को हटा रहा हूँ। और उन्होंने जो है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको भंग कर दिया वहाँ पे। ठीक है, सारी पावर अपने हाथ में ले ली। अब 2005 में सारी पावर अपने पास ले ली किंग ने। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो माओइस्ट लोग हैं वो नेपाल की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको कहते हैं 12 पॉइंट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमें अपनी जो कंट्री है उसके अंदर किंग की पावर को हटाना है और डेमोक्रेसी को लेके आना है। ये एग्रीमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब 2006 में लोगों ने दोबारा मूवमेंट कर दी स्टार्ट, दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। फाइनली 2006 की अप्रैल में किंग ने वापस से जो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स था उसको रिस्टोर कर दिया और 2008 में फाइनली नेपाल में वापस से डेमोक्रेसी आ गई और मोनार्की जो है वो एबॉलिश हो गई। और 2015 में नेपाल ने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया। तो इससे पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के आइडियल्स पता लगे ना नेपाल के लोगों के, कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहिए थी, इनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, है ना। इनको ऐसा नहीं चाहिए था कि सारी पावर जो है किंग के पास ही हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स मेंशन होते हैं, कैसा सोसाइटी का नेचर होगा, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, फंडामेंटल राइट्स हो गई, मेजॉरिटी की पावर रिस्ट्रिक्ट हो गई, गवर्नमेंट की पावर रिस्ट्रिक्ट हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं किस पे मेंशन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंट्री के लिए। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? देखो, जब ब्रिटिश लोग हम पर रूल कर रहे थे तब हम अथॉरिटेरियन रूल के अंडर थे। हम कोई अपने रूल्स नहीं बना रहे थे, जो ब्रिटिश लोगों ने रूल बनाया हम उसके ही हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, अब जब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तब हमने सोचा था, बाकी कंट्रीज़ के चीज़ों को देख के, बाकी कंट्रीज़ के एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा कि हमें जो है डेमोक्रेसी चाहिए और ये आइडियल्स हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए। तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मीटिंग्स रखती थी। तो ऐसे ही 1934 में एक मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसमें उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 के आसपास मेंबर थे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उनके दिमाग में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली तो क्या कि यार अभी तो देश का पार्टीशन हुआ है। दूसरी, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम। प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये बोला था कि प्रिंसली स्टेट्स, जो राज्य रजवाड़े थे, उनको ये बोला था कि या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, या पाकिस्तान में मिलो, या इंडिया में मिलो। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने की एक प्रॉब्लम थी इन लोगों के पास, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। ऊपर से उस टाइम पे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है देश की वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो जब 1934 में ये मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो 300 के आसपास थे। उन लोगों के दिमाग में ये 3 प्रॉब्लम्स थी। ये दिमाग में प्रॉब्लम्स रखे उन्होंने नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट इज़ अ लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने बहुत सारी कंट्रीज से डिफरेंट आइडियल्स को बोरो करा और उसको अपनी सोसाइटी के हिसाब से मोल्ड करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया।
ठीक है। किसने बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 2 साल 11 महीने 18 दिन इनकी मीटिंग्स चली, हर रोज नहीं, इंटरवल्स पे ये मिलते थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कमेटी बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर। 14 अप्रैल कल अम्बेडकर जयंती भी है, ठीक है। दोबारा सुनो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया जो कि किस पे बेस्ड था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हेल्प से ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया, उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, पब्लिक ओपिनियंस लिए गए, चेंजेस जो करने थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये मीटिंग्स चली, हर रोज नहीं, इंटरवल्स में चली, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया, डिबेट डिस्कशंस कंप्लीट हो गई, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया। 24 जनवरी 1950 को साइन हो गया, 26 जनवरी 1950 से इट केम इनटू फोर्स। ये थी हिस्ट्री की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना कैसे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं? मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आइडियल्स लिखे होते हैं कि हमें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फीचर्स थे, अब हम वो पढ़ते हैं। पहला फीचर आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल्स पे होगी। जैसे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर पंचायती राज और ये म्यूनसिपैलिटी जो कि 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। अब इंडिया में फेडरलिज्म तो है, यानी कि पावर्स का डिविजन तो है, किसके बीच में? स्टेट, सेंटर और यहाँ पे आपके लोकल लेवल्स पे। और ये पावर्स वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर है सेंटर के पास, फिर स्टेट के पास एंड फिर लोकल के पास। तो पावर डिवाइड हो रही है बट वर्टिकल वे में हो रही है, यानी कि पावर ज़्यादा कम एंड कम हो रही है लेवल्स के हिसाब से, है ना। सेंटर में मोस्ट पावरफुल है हमारे यहाँ पर। तो जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इट इज़ फेडरलिज्म तो है बट फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जो ये नोशन है, जो ये आइडिया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का, ये कहाँ से लिया हमने? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड वी ऑल्सो से दैट इंडिया इज़ क्वासी फेडरल, ठीक है। अब इंडिया का सेकंड जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है उसमें जनरली 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, या तो प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल जो प्रेजेंटली यूएसए में फॉलो होती है, और पार्लियामेंट्री जो कि यूके में फॉलो होती थी। तो हमने यूके से ये फीचर अडॉप्ट किया और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने लिया कि पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इनडायरेक्टली चूज करेंगे, ठीक है। और फिर हमने लिया कि जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें बाईकैमरलिज्म होगा। बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज होंगे। और जो ये नोशन है ना बाईकैमरलिज्म का, ये भी हमने कहाँ से लिया? यूके से लिया, ठीक है। फिर हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को प्रोवाइड करी अपने इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये हमारा खुद का डिसीजन था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो हमारा खुद का डिसीजन कि हमें जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, हर इंसान को देनी है अपने कंट्री के, हर सिटीजन को देनी है अपने कंट्री के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल बैकग्राउंड और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स, ओके। फिर आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हमारे यहाँ पर 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। क्या क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इसमें हम पूछूं सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ऑर्गन्स की पावर को इक्वल बताया गया है, तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर। वर्टिकल क्या था कि पावर ज़्यादा कम कम, हॉरिजॉन्टल में पावर बराबर है। किन की? इन 3 ऑर्गन्स की। क्या है 3 ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ठीक है। इन 3 ऑर्गन्स की पावर जो है वो इक्वल है और ये एक दूसरे पे एज अ चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। यानी कि अगर लेजिस्लेचर ने कुछ काम गलत किया तो एग्जीक्यूटिव चेक करेगा, जुडिशरी चेक करेगा, यानी कि तीनों जो है आपस में चेक करते हैं एक दूसरे के काम को कि कुछ मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं कर रहे ना। तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज अ कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी बोलते हैं कई लोग, कॉन्शियस। तो फंडामेंटल राइट्स इज द कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देखो, दे वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है और जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी राइट्स को क्या करती है, उनकी राइट्स को सेफ गार्ड करती है। अभी एक स्टेट वर्ड यूज़ करा गया है ना। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट का वर्ड जनरली यूज़ करा जाता है कंट्रीज़ के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई या आपकी जैसे इंडियन स्टेट का मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया कोई स्टेट है। स्टेट जनरली पॉलिटी में, सिविक्स में यूज़ करा जाता है गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गई कि क्या है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के जनरली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि वो हेल्प करेगा लोगों को अपनी राइट्स को क्लेम करने के लिए, और अगर राइट्स नहीं मिली तो आपके पास पावर है कि आप अपनी राइट्स को लो, कोर्ट में जाकर बोलो कि मेरे को राइट्स नहीं मिली और मेरे को राइट्स प्रोवाइड करो। अब 6 फंडामेंटल राइट्स जनरली है। पहली है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में, और जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो एक्चुअली मेंशन्ड है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जिसमें राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करें तो राइट टू इक्वालिटी कहती है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। स्टेट जो है यानी कि जो कंट्री है, गवर्नमेंट जो है वो सबको प्रोटेक्ट करेगी लॉ के उसमें अंडर द लॉ, ठीक है। और सब जो है लॉ के इक्वल है, बेशक वो प्रेसिडेंट हो या वो एक डोमेस्टिक वर्कर हो, डोमेस्टिक हेल्पर हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी किससे मेंशन है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, कास्ट या सेक्स के बेसिस पर। एवरीवन हैज़ अ परमिशन टू गो टू द पब्लिक प्लेसेस, और राइट टू वर्क प्रोवाइड करी हुई है, एम्प्लॉयमेंट राइट्स सबको प्रोवाइड करी हुई हैं, और अनटचेबिलिटी जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर गवर्नमेंट ने एबॉलिश भी करी हुई है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में। राइट टू फ्रीडम में ये है कि आप लोग अपनी स्पीच, अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली शेयर कर सकते हो। आप जो कुछ बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस इट, है ना। यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, you have the right to move freely into the country. Fine. You have the right to practice any profession, any occupation, or open any business in the nation. Fine. Next आता है right to freedom of religion. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है आर्टिकल 23 से 24, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है आर्टिकल 23 से 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है कि आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा कोई, आपको जो है फोर्स्ड लेबर की तरह नहीं रखा जाएगा, आपको बेचा नहीं जाएगा, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, और चाइल्ड लेबर बैन कर रखा है। 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो लेबर नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से 28 में है कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रमोट कर सकते हैं, थोप नहीं सकते, रिलीजन प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में मेंशन्ड है कि आप जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ हैं, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। लास्ट है द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर आप चलो मान लो आपको सारी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करी गई हैं, क्या करोगे अगर फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिली? कोर्ट के पास जाओगे। ये कोर्ट के पास जाने की राइट जो है वो आपको मिली हुई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 में, ठीक है। ये सिटीजन्स को अलाउ करता है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करी गई हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रही, तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारी लिमिट्स है। ऐसा नहीं है राइट्स मिल गई तो आप कुछ भी करो, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेशन, यू हैव द राइट टू स्पीच, तो आप कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। देयर आर लिमिट्स टू द फंडामेंटल राइट्स एज वेल, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर
एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल मतलब कि अगर आपको राइट्स नहीं मिल रही है, आपकी राइट्स वायलेट हो रही हैं, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और अपनी राइट्स को ले सकते हो, जस्टिस ले सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज भी मेंशन है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपकी पार्ट 4 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में। ठीक है, डीपीएसपीज क्या है? डीपीएसपी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट को बताती है कि आप अपनी कंट्री में, आप अपने देश में कैसे कुछ प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हो, कैसे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके। लेकिन 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 जो आपके डीपीएसपीज हैं दे आर नॉन एनफोर्सेबल। नॉन एनफोर्सेबल मतलब कि अगर कोई स्टेट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही, स्टेट यहाँ पे हरियाणा पंजाब वाली है, ठीक है, अगर कोई स्टेट आपकी डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही और आपको लग रहा है कि ये फॉलो होना चाहिए बट आपको ये राइट्स नहीं मिल रही, तो आप कोर्ट के पास जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर ओनली एंड ओनली द गाइडलाइंस, दे आर नॉट एनफोर्सेबल। अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो आप कोर्ट के पास इनको मांगने नहीं जा सकते। ठीक है, द लास्ट फीचर इज सेक्युलरिज्म। क्या है? सेक्युलरिज्म। फाइन, सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बताती हूँ, एक है रिलीजियस का और एक है इररिलीजियस। अगर मैं बोलूँ कि कोई स्टेट रिलीजियस है, स्टेट यहाँ पे कंट्री होगी दोबारा, अगर मैं बोलूँ कि कोई स्टेट रिलीजियस है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो है इस्लाम, राइट? पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम। पाकिस्तान बोलता है कि हम एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान जो है प्रमोट करेगा इस्लाम को। ओनली वन रिलीजन, वन इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक रिलीजियस कंट्री वो कंट्री है जो कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करती है, जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है इररिलीजियस कंट्री। इररिलीजियस कंट्री है जो कि आपके किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, जैसे कि अगर मैं फ्रांस का एग्जाम्पल लूँ या मैं लूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ का एग्जाम्पल। अब फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर उनको कोई लॉ बनाना है ना, इफ़ दे हैव टू क्रिएट एनी लॉ, तो बोलेंगे कि रिलीजन जाए साइड में, हम तो अपनी देश की डेवलपमेंट करने के लिए लॉ बनाए, बेशक रिलीजन को अफेक्ट करता हो। ठीक है, अब मैंने बताया तुम्हें रिलीजियस कंट्रीज़ कौन सी है। रिलीजियस कंट्री वो जो कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करे, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, सेक्युलरिज्म वो है जो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, तो जो पाकिस्तान है वो सेक्युलर कंट्री नहीं है क्योंकि ये एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, अब मैं बात करूँ फ्रांस की। फ्रांस क्या कर रहा है फिर? फ्रांस तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा, तो फ्रांस रिलीजियस तो नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट प्रमोटिंग एनी वन रिलीजन। और सेक्युलरिज्म क्या बोलता है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट, किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे। तो फ्रांस तो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट कर ही नहीं रहा, तो फ्रांस कैसा कंट्री है? सेक्युलर कंट्री है। लेकिन जो फ्रांस कर रहा है ना कि वो उसको रिलीजन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म। नेगेटिव साइड तो नहीं, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म। ठीक है, और इंडिया जो फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडिया क्या फॉलो करता है कि हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे, हम किसी रिलीजन को प्रमोट ही नहीं कर रहे इन द सेंस, बट जब हम लॉ बनाएंगे तो हम रिलीजियस सेंटीमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं कर रहा, तो फ्रांस क्या है? सेक्युलर तो है लेकिन नेगेटिव कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। इंडिया सेक्युलर तो है लेकिन पॉजिटिव कंसेप्ट फॉलो कर रहा है कि हमें रिलीजियस सेंटीमेंट से फ़र्क पड़ता है, लेकिन स्टिल हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मैंशनड है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 11th ऐड हो गई थी आपकी 2002 में 86th अमेंडमेंट से। ठीक है, सो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपकी हैं ये आपकी किसमें मेंशनड है? पार्ट 4 में मेंशनड है, पार्ट 4 क्लोज ए। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 4 क्लोज ए में मेंशनड है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी नॉन एनफोर्सेबल है। नॉन एनफोर्सेबल मतलब अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर सकते तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आप कोर्ट्स में नहीं जाओगे कि कोई बोले कि तूने फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करी तो चल पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,